नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 गुणज तथा गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं अभी तक हम लोग ने गुणज तथा गुणनखंड के बारे में क्या क्या सीखा है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि गुणज तथा गुणनखंड में भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अपवर्तक या जिसको विभाजक भी कहते हैं या फैक्टर्स भी कहते हैं वो क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि समापवर्तक क्या होता है बच्चों। फिर हमने देखा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अगली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड तथा अभाज्य गुणनखंड क्या। अगली कक्षा में हमने देखा था कि गुणनखंड क्या होता है। आज बच्चों ये आप लोग देख पा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड विधि और महत्तम समापवर्तक भाग विधि से किस तरीके से निकालेंगे, ये आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जो देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड, जिसको दूसरे शब्दों में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम लोगों ने बच्चों पिछली कक्षा में जानी थी अभाज्य संख्या क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी हमने देखा था। तो आज हमको ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और उसको किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हों। मतलब आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल, ये लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, वो संख्याएं होती हैं, ठीक, जो किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड हो जो कि अभाज्य हो। चलिए हम लोग इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 40। तो 40 को जब हम लोग इसके जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं, वो इसके गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो अब जो हम लोग नीचे लिख रहे हैं वो अब देखिएगा 2 × 2 × 2 × 5। तो पहले हम लोग इसको करके देखते हैं। 2 × 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है, बिल्कुल। फिर 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद 8 × 5 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 40 होगा। तो ये तो आप देख रहे होंगे कि लिखा 2 × 2 × 2 × 5 है। ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि राइट साइड में क्या है बच्चों? ये वो संख्याएं हैं, और ये संख्याएं आप ध्यान दीजिए 2, 2, 2 और 5, ये सब क्या है? सब अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है। तो ये जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ जा रहा है? इसके 40 आ रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है बच्चों कि कोई भी ऐसी संख्या है, ठीक है, उसका अगर गुणनखंड निकालते हैं और वो गुणनखंड जो कि अभाज्य संख्याओं से बनती है, वो सारे तब उसको कहते हैं कि कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से विधि हो सकते हैं निकालने को। तो आपने देखा कि मेन आप लोगों को बताया गया कि उसके जो फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम नंबर से उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंड उसकी कहलाएंगी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग वो देखेंगे जो 2 × 2 × 2 × 5 वहाँ लिखा हुआ था, वो किस तरीके से हम किस विधि से हम करके उस चीज़ को लाए थे, वही बात अब हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं जैसा कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से भी महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है, और वही हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसको करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण के लिए हम 3 संख्याओं को लेते हैं। वो संख्या है 30, 36 और 54, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है? इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? लिख देते हैं, महत्तम समापवर्तक। यानी कि बच्चों इसको क्या कहते हैं बताइए?
HCF भी कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को ये निकालने के लिए अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्या लेंगे, क्या लेंगे, 30, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 30 संख्या, ठीक है। और 30 के लिए फिर क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहला क्या काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन इस 30 के नीचे ऐसे खींच देंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब आगे हम लोगों को क्या करना है बच्चों, देखिए अब हम लोग को 30 की वो सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। तो 1 के बाद बच्चों कौन सी वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 30 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है बच्चों, ये बताइए। बिल्कुल 2 ऐसी संख्या है जिससे ये पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। तो बच्चों जब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले बताइए कि कौन सी संख्या आएगी, बताइए। जब विभाजित करेंगे कितने बार होगा, 2 15। तो जो जितने टाइम्स होता है ना बच्चों, उसको यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से करिए। अच्छा बच्चों, एक बात फिर से हम हर कक्षा में बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं कि आप लोग जब गणित की कक्षा में बैठा कीजिए तो पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, और उम्मीद है आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठे होंगे, इसलिए साथ साथ में आप करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके नीचे करनी है। उसके बाद क्या करना है, 2 वो सबसे छोटी संख्या है जो 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वो 2 को जब आप करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, कितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार करने पे पूर्ण विभाजित होगा, 15। तो फिर ये हम 15 कर देंगे। फिर आप देखिए, फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 15 को कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, और कौन सी संख्या ही नहीं देखने, कौन सी वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 15 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो क्या 2 से विभाजित हो पाएगा, नहीं। तो फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 15 पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है, 3, बिल्कुल सही, 3 पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। तो बच्चों फिर से जैसे यहाँ पे किए थे 2 को 30 से, तो कितने टाइम्स हम में ये पूर्ण रूप से विभाजित हुआ था, 15 टाइम्स। उसी तरीके से ये भी देखेंगे 3 को कितने टाइम्स हम करेंगे कि ये 15 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो कितने टाइम्स रहता है, 5। 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 5 उसी तरीके से जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे होता है ये, वो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे। अब वापस फिर हम इसको सोचते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। अब बताइए कि 5 से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। तो सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है क्या, नहीं, क्योंकि 2 से नहीं पूरी तरीके से विभाजित होता है। फिर 3 नहीं, फिर 4 से भी नहीं। फिर कौन सी संख्या आती है बच्चों, 5, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। 5 ऐसी संख्या है जिससे ये 5 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, यानी 5 से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए 1 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो जिससे, और 5 से पहले वो कोई छोटी संख्या नहीं। और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या, ये जो इधर जो संख्या लिखी है उसकी जो सबसे छोटी संख्या जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप बताओ कि जब 5 से रहता है तो 5 को 5 से कितने टाइम्स करेंगे कि 5 आएगा, बिल्कुल 1, बिल्कुल क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। तो फिर बच्चों यहाँ जब 1 आ जाता है तो फिर 1 के बाद तो फिर आप जान रहे हैं 1 का क्या मल्टीपल हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकता है सिवाय 1 के। तो इसको यहाँ पे ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग इतनी बातें कर लेते हैं, ये पहले हम लोग 30 को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हम लोग 30 को इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, तो अब हमको इस तरीके से जब जानना होता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अभाज्य हैं और जो इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग पिछले अभी उदाहरण में देखे थे। तो यानी कि 30 के वो गुणनखंड जो कि अभाज्य हैं वो हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग को पता ही ये 2 है, 3 है और 5 है, ये इसके गुणनखंड हैं जिससे ये पूर्ण रूप से, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, और ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड इस किसका, 30 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों जैसे पीछे लिखे थे 2 × 3 × 5, ठीक है बच्चों।
तो ये क्या हुआ बच्चों, ये संख्या जो है क्या हुई, 30 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या जानना है बच्चों, महत्तम समापवर्तक। किसका, इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमें ज्ञात करना है। और हम लोग महत्तम समापवर्तक क्या होता है पिछली कक्षा में जाना था। ठीक है, लेकिन हम लोग अब इसको इस विधि से करके देखते हैं और फिर से उसको समझते हैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद इसका तो हमें निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम आएंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे करेंगे कितना, 36। ठीक है बच्चों, अब जब 36 लिख लेंगे, सबसे पहले पता है ना, ये जिसके बारे में जानना होता है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे कितने से फिर क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग सीखे थे, अभी क्या कर रहे थे, वो सबसे छोटी संख्या जिससे 36 पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो वो सबसे छोटी संख्या 1 के बाद बच्चों क्या कौन सा है, बिल्कुल 2 है। 2 यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम जब यहाँ 2 लिखेंगे तो फिर हमने क्या किया है यहाँ पे, तो वो कितने बार मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, कितना, 18, बिल्कुल। तो वो हमें यहाँ पे लिख देंगे 18। ओके, उसके बाद में जब हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, फिर हमें क्या करना है, जो संख्या यहाँ आई है उसका जो सबसे छोटी संख्या है जो इससे पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो 2 से होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अगला स्टेप बताइए। अब तो अब इतना करने के बाद आप लोग को आ ही गया होगा और नोट डाउन भी करिए। ठीक है, तो क्या होगा, 18 को फिर किसे, इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 18 को 2 से करेंगे, बिल्कुल 9, यानी कि आप 9 बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा कितना, 18 आएगा। तो अब उसके बाद बच्चों अब क्या करना है फिर बताइए, हाँ बिल्कुल, अब इस संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बताना है जो कि इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। तो कौन सी संख्या है बच्चों, 2 है, नहीं, कौन सी है, 3 है, बिल्कुल 3 है। तो फिर 3 को कितने टाइम्स से आएगा बच्चों, या 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, कितनी बार आएगा बाबू बच्चों, 3, बिल्कुल 3 आएगा, एकदम सही। फिर आप बताइए फिर क्या अगला स्टेप करेंगे, वही एकदम बिल्कुल। देखिए अब 3 को भी देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो कौन सी छोटी संख्या 1 को छोड़ के, 3 ही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये इसके अभाज्य यानी कि 36 का बच्चों, 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ बच्चों। तो आप वैसे लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लोग जैसे यहाँ पे किए हैं 2, बिल्कुल, उसके बाद इनटू 2 करेंगे, बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ से बच्चों ये हो गया, उसके बाद अभी ये 3 करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं बच्चों कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आता है, तो हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए 2 इंटू 2 किए बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर 4 इंटू 3 किए कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। फिर 12 इंटू 3 किए तो कितना आएगा, 12, 24, फिर 36। ठीक है, यानी कि ये आपके फैक्टर सही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यानी कि ये क्या हुआ, ये 36 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, 2 का हो गया बच्चों, अभी बचा है 54, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करने के लिए फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 54 लिखेंगे, क्योंकि जिसका हमें निकालना होता है वो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, हाँ बिल्कुल, सबसे छोटी संख्या जो इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है वो कौन सी है, 2 है, बिल्कुल। जब हम 2 से इसको 54 से 2 को डिवाइड करेंगे या 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 आ जाए, दोनों बात एक ही है। कितना होगा बच्चों, 27। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, अब इससे कौन सी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, 2 से होगा, नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो है 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 रहता है या 0, तभी वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो फिर यार 3 से करेंगे, 3 के टेबल में बिल्कुल आएगा ये, तो ये 3 कर देंगे बिल्कुल। उसके बाद ये बताइए 27 हो के बाद ये कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितने टाइम्स आएगा 27 को 3 से? बिल्कुल 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 कर देंगे। फिर हमें क्या करना है? बिल्कुल वही करना है। इसकी सबसे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो जिससे 9 डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से? 3 है। यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। उसके बाद इसको करेंगे, तो बताइए इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 3 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे कि कौन सी छोटी संख्या है जिससे 3 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। बिल्कुल 1 के बाद वो 3 ही संख्या है बच्चों। अब तो आप लोग करते करते सब सीख ही लिए हो। तो 3, फिर अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा? 1। तो बच्चों अब ये 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग फिर यहाँ लिख लेते हैं 54, यहाँ लिख लेंगे। और अब यहाँ पे करेंगे बच्चों, क्या करना है बच्चों? जैसे ये हम लोग देख लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ये सब क्या है बच्चों? 2, 3, 3 क्या है बच्चों? बिल्कुल ये 54 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2। फिर कैसे लिखेंगे बच्चों? इनटू करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों 3 लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे क्या? 3 है, तो यहाँ इनटू करेंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 3 लिखेंगे बिल्कुल। उसके बाद ये 3 है, और यहाँ पे फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। तो बच्चों ये बताइए ये क्या है? ये 54 का ये सब क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या सब मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आता है। ठीक, तो हम लोग करते हैं। चलिए 2 × 3 कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक, फिर 6 × 3 बिल्कुल 18 हुआ, और 18 × 3 कितना हुआ बच्चों? 54। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं वो सही हैं। ठीक है, इसको क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा तो आपलोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने सही किया हुआ है। तो अब बच्चों हम लोगों ने ये क्या किया है? ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को सबसे पहले निकाल के रख लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी विधि से हम लोग को जानना है महत्तम समापवर्तक क्या है। और भी मेथड है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के। इसलिए उस विधि को करने के लिए हम लोग का सबसे पहला काम क्या है कि जो जो संख्याएं दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड को निकाल के यहाँ पे रख लेना है। अब अगला स्टेप क्या है? अब हमको देखना है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, या बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि फिर वही बात हम लोग जैसे पिछली कक्षा में जाने थे, महत्तम समापवर्तक, यानी कि वो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समापवर्तक निकालेंगे, यानी कॉमन फैक्टर है क्या निकालेंगे। बच्चों क्या है यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक। और जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था कि समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर में जो संख्या सबसे बड़ी होती है तो उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। चलिए हम लोग इसमें करके देखते हैं तो और अच्छे से हम लोग याद आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, अब ये संख्याएं। अब इसमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं के जो फैक्टर्स हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स या अपवर्तक हैं जो कॉमन है, यानी कि समापवर्तक हमें पहले इसके जानने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए इसके समापवर्तक बताइए कौन कौन से कॉमन है। 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये 3 तीनों में कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ये ऐसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं कि 3 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 को। चलिए ये हो गया 5। अब 5 इसमें भी नहीं है बच्चों और 5 इसमें भी नहीं है, यानी कि अगर तीनों में अगर हम 3 संख्याओं का हमें समापवर्तक जानना है पहले, तो हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, किन्हीं 2 में से भी काम नहीं चलना है। जब तक तीनों में नहीं रहेगा तब तक हमें नहीं बोलेंगे कि ये कॉमन है।
ठीक है। कॉमन होने के लिए, कॉमन फैक्टर होने के लिए वो तीनों संख्याओं में, या 3 है 4 में भी निकालना होगा तो 4 या 5 संख्याओं में भी, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी संख्याओं का समापवर्तक निकालना है। तो जितने भी संख्याओं का दिया गया होगा आपको, उसमें सब में जो कॉमन रहेगा फैक्टर, जो सब में रहेंगे कॉमन फैक्टर, वही समापवर्तक में आएंगे। तो 5 इसमें भी नहीं है और 5 इसमें भी नहीं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है? 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 सभी में, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये 3 को ले लीजिए, चाहे इस 3 को ले लीजिए, इससे मतलब नहीं है, एक बार जो इसमें से कोई एक लिया जा सकता है। तो वो हो गया, यानी कि 2 और 3 क्या है बच्चों? इसके समापवर्तक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ समापवर्तक के, यानी कि ये क्या है? ये है अभी समापवर्तक है बच्चों, समापवर्तक। ठीक है बच्चों, ये क्या है? समापवर्तक है। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि इसके जो है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बच्चों आप लोग जैसे कि इस पे देख पा रहे हैं, आप देखिए 30, 36 और 54 के अभाज्य गुणनफल जैसे हम लोग अभी निकाले थे बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है कि थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको ऊपर से नीचे अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अभी हमने जो किया था वो 3 थोड़ा सा साइड में था, तो वो सब एक ही साथ करके इन्होंने क्या किया कि तीनों में 2 है और तीनों में 3 है। ठीक है, तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है दोनों में, ठीक, तीनों में। ठीक है बच्चों, तो यानी कि तब हम बोलेंगे कि वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो वो क्या है? सबसे बड़ी में क्या है? 2 है और 3 है। ये दोनों संख्याएं हैं जो तीनों में कॉमन है, यानी 30 और 36 और 54 का जो महत्तम समापवर्तक है उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3 और इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 6 जो है आपके क्या आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे? किसके? 30, 36 और 54 के महत्तम समापवर्तक हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कि अभाज्य गुणनखंड से किस तरीके से दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है। तो बच्चों अभी इसी विधि को करके हम लोग आगे एक उदाहरण आप लोग भी साथ में कीजिए और करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? 15, 25 और 35 आपको संख्या अगर दी गई है, तो अब इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं उसको आपको करना है। तो उसको करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताइए? सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, फिर उसके क्या निकाले थे? जो समान अभाज्य गुणक है उसको हम लोग किया था, फिर उसमें क्या किए थे? जो कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो सब हम लोग ये जो 15 है उस और 25 फिर 35, ये जो है 3 संख्या है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बच्चों हम लोग एक और उदाहरण लेकर करते हैं। क्या करना है हमें? ये उदाहरण है 15, 25 और 35, 3 संख्याएं हमने ली है और इसका हमको क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। और किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, जैसा भी हमने पिछले उदाहरण में भी देखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग थोड़ा सा जल्दी में करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो हम लोग अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे और आप लोग भी साथ में करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पे 25 यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे? 25 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो सबसे छोटी संख्या है जो इसे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है वो है 5। कौन सा है बच्चों? 5 है। सोच के आप करिएगा, ये 5 ही है। ठीक, उसके बाद ये कितने बार इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा बच्चों, या कितने बार मल्टीपल होगा, ये दोनों बात एक साथ आप सोच सकते हैं। यानी कि 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। फिर कौन सा सबसे छोटी संख्या है बच्चों? 5, बिल्कुल, जो कि 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसको यानी कि 5 का सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है वो है 5, और क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा बच्चों। ठीक है,
अब ये करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट है, यह दूसरा संख्या आएगा, वो है 25। हम लोग 25 ले चुके हैं बच्चों। अब हम लोग पहले 15 पे जाएंगे, ठीक है। इसमें बच्चों ऑर्डर क्या है, देखिए ये भी अच्छा है, ऑर्डर का हमें ध्यान नहीं देना, हमको बस क्या करना है कि तीनों संख्या का निकाल देना है। चाहे हम पहले 35 का भी कर सकते हैं, 25 का भी, 15 का भी, आप ये बोलिए कि तीनों का निकालना है, तीनों का कॉमन फैक्टर्स हमें देखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसके बाद ये 15 का करेंगे, ठीक है। 15 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करना है बच्चों हम लोगों को, बिल्कुल वो सबसे छोटी संख्या जिससे 15 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है वो कौन सी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे पहले 3 लिख देंगे बच्चों। फिर कितने टाइम्स होगा ये बच्चों, यहाँ पे 5, ठीक है, तो 5 लिख देंगे। फिर वो कौन सी छोटी संख्या है, यस 5 है, वो सबसे छोटी संख्या जिससे 5 पूर्ण रूप से विभाजित होता है। फिर ये करने पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 2 का हो चुका, 25 हो चुका, 15 का हो चुका। अब हम अगला क्या, कौन सी संख्या लेंगे, 35, और क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो कौन से है बच्चों, यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद लिखेंगे क्या बच्चों, 35। फिर कौन सा सबसे छोटी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, 5, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद कितने टाइम्स यहाँ पे जाएगा, ये 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब 7 की सबसे छोटी संख्या कौन से जिससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, वो बिल्कुल 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। तो बच्चों हम लोग देखे थे पिछले उदाहरण में, ये करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, बिल्कुल सही, इसके समापवर्तक जानना है कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो तीनों में हैं। उसको करने से पहले हमको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे बच्चों। क्या है बच्चे, यहाँ पे 15 का निकालेंगे तो 3 × 5, बिल्कुल 3 × 5 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 25 को करेंगे, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, ठीक है। उसी तरीके से हम 35 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे बच्चों, क्या है इसका, 5 × 7 लिख दिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 15 को देखेंगे तो 3 × 5 करेंगे, 15 होगा, बिल्कुल। फिर 25 को देखेंगे, 5 × 5, 25, बिल्कुल सही है। फिर 5 × 7 करेंगे तो 35, बिल्कुल सही। तो अब हमको क्या देखना है, ये स्टेप के बाद कि तीनों में कौन सा फैक्टर्स जो है कॉमन है, यानी समापवर्तक इसका क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए 3 है क्या सब में, नहीं, इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें, तो इसको हम नहीं सोचेंगे, ठीक। 5 को देखते हैं, बिल्कुल 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो है समापवर्तक, अगर हम बात करें सिर्फ समापवर्तक का, तो 5 जो है इसका समापवर्तक होगा, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं बच्चों, एक बात आप लोग भी साथ में लिखिए ताकि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा ना तो आपको आसानी हो जाएगी। समापवर्तक क्या है बच्चों, 5। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि 2 और 3 जो है उसके क्या थे, कॉमन फैक्टर थे, ठीक है, समापवर्तक थे। तो जब महत्तम समापवर्तक हम निकाले थे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया था, ठीक है बच्चों। तो 2 × 3 कर दिए थे तो क्या हो गया था, 6 हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो तीनों के बीच में कॉमन है। तो यानी कि जो एक फैक्टर भी रहेगा बच्चों तो वही उसका तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो यानी समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों जो है इसका 5 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको नोट कीजिए। तो बच्चों आप प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्या बच्चों, 8, 12 और 20, ठीक है। तो ये आपको इसका क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चों आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा।
उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे आज कि अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में गुणज तथा गुणनखंड के कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।